हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पायनियर नर्सिंग चैनल, जिसका मोटिव है, पर्पस है नर्सिंग एजुकेशन और लेटेस्ट की जो भी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस होती है ऑल ओवर इंडिया वो प्रोवाइड करवाना। फ्रेंड्स, जैसा कि हर वीडियो के अंदर हम कुछ इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस, कुछ कॉम्पिटिटिव डिस्कशंस जो कि आने वाले एग्जाम्स के अंदर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जो भी रिक्रूटमेंट्स है उसकी भी हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो अब यहाँ पे हर मतलब वीडियो के अंदर कोई ना कोई एक टॉपिक या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है स्पिल मैनेजमेंट का। अब स्पिल मैनेजमेंट क्या है, क्यों वो किया जाता है, हॉस्पिटल में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इन पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्पिल मैनेजमेंट होता क्या है। स्पिल मैनेजमेंट मीन्स स्पिल यानी बिखराव, ठीक है, किसी भी लिक्विड का यानी कि बिखर जाना, ठीक है ना, स्कैटर्ड, ठीक है, पोर्ड फैल जाना, ठीक है। तो अब मैनेजमेंट यानी उसको मैनेज करना, उसका प्रबंधन कैसे करना है, किस तरीके से, हाउ टू मैनेज। अब ठीक है, अब वो आपका जो लिक्विड होए वो ब्लड भी हो सकता है, कोई केमिकल सब्सटेंस भी हो सकता है, कोई ड्रेनेज जो फ्लूइड है वो भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि पस, बाइल एट्सेट्रा, ओके, या एनी अदर लिक्विड, ठीक है। अब वो बिखर गया है, ठीक है, यानी कि फ्लोर पे आपके वार्ड, ओटी, आईसीयू या हॉस्पिटल की किसी भी सेटिंग के अंदर, ठीक है। तो अब उसको किस तरीके से मैनेज करना है और उसको मैनेज क्यों करना है, क्यों, क्योंकि अगर आपके वर्किंग एरिया में ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ओके, लिक्विड अगर वो फैल जाता है तो उससे किसी भी तरह की कोई भी हार्म, ठीक है, फिजिकल, नॉन फिजिकल, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है, किसी भी वे के अंदर होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। एंड हॉस्पिटल सेटिंग में ये बहुत ही फैटल यानी कि घातक, हार्मफुल, हानिकारक हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से हम लिमिटेड कर सकते हैं, ठीक है, कंटेन कर सकते हैं, सीमित कर सकते हैं, एक दायरे के अंदर किस तरीके से हम उसको प्रॉपर वे के अंदर डिस्पोज कर सकते हैं, ठीक है, और खुद की भी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए किस तरीके से इसको मैनेज किया जाता है, इसी के बारे में हमें जानना होता है, ठीक है, और यही हमारा प्रोसीजर होता है। तो स्पिल मैनेजमेंट हमने यहाँ पे ये इस तरीके से करना होता है। तो शुरू करते हैं स्टेप्स वन बाय वन डिस्कस करना। नंबर वन स्टेप है कॉर्डन ऑफ द एरिया। अब कॉर्डन ऑफ द एरिया का मीन्स होता है यानी कि उस एरिया को सबसे पहले तो आप कवर करिए, यानी कि उस एरिया के अंदर जहां पे आपके जैसे कि रेक्टेंगल शेप या ओवल शेप के, मतलब किसी भी शेप के अंदर अगर आपका वार्ड की सेटिंग है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो जिस जगह पे आपका वो लिक्विड स्कैटर्ड फैल चुका है वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन का बोर्ड लगाना है, ठीक है। यूजुअली एम्स या अदर इंस्टीट्यूट्स के अंदर जैसे हम येलो कलर का रेड मार्किंग के अंदर क्वेश्चन लिखा हुआ बोर्ड है या मतलब ऐसा बोर्ड है, वहाँ पे हम टैग करते हैं, लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो उस एरिया को आपको कवर करना है ताकि जो पेशेंट है या पेशेंट के रिलेटिव से जो कि वार्ड में मौजूद है उनको स्लिप होकर किसी भी तरह की कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम ना हो, लाइक फॉर एग्जांपल फ्रैक्चर है या स्प्रेन या स्ट्रेन है, ओके। देन आइडेंटिफाई द स्पिल किट। अब किसी भी तरह का आपके लिक्विड है वो फैल चुका है फ्लोर के ऊपर, तो अब आपको उसे किस तरीके से मैनेज करना है, ये आपको मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए किट, ठीक है। किट के अंदर आपके सारे के सारे जो भी मैनेज करने के लिए इक्विपमेंट्स है, डिवाइसेस है, ठीक है, या आइटम्स है वो अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। पीपी ओवरऑल होना ही चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है, जिसके अंदर सभी चीज़ें शामिल होती है फ्रॉम हेड टू टॉय, लाइक हेड कैप, गाउन, ठीक है, डिस्पोजेबल, नॉन डिस्पोजेबल, ओके, वाइट कलर का पीपी गाउन भी हो सकता है, ठीक है, एंड ग्लव्स, स्टेराइल और नॉन स्टेराइल, ठीक है, ये जिसे हम एग्जामिनेशन ग्लव्स भी बोलते हैं। इसके अलावा गूगल्स, मास्क, ठीक है, फेस शील्ड, ठीक है, शू कवर, ठीक है, ये सब हमारे पास में अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है, उस किट के अंदर। इसके अलावा जो सॉकिंग पेपर्स है, सॉकिंग यानी अब्जॉर्बेंट पेपर्स है वो होने चाहिए, ठीक है, हाइपोक्लोराइड होना चाहिए, ठीक है, हाइपोक्लोराइड प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास में सफिशिएंट एंड प्रॉपर कंटेनर के अंदर वाटर भी अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, एंड अदर
जो डिस्पोज करने का जो हमारा मॉपिंग का आइटम है वो भी होना चाहिए अवेलेबल, ठीक है। मतलब ये सब चीज़ें वहाँ पे कॉटन एट्सेट्रा एट्सेट्रा ये सब होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर द PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब इस वर्ड से 2019-20 से मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा पर्सन होगा जो अनअवेयर हो, ठीक है। ये हिंदी में कहे तो अनभिज्ञ, किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं हो पीपी के बारे में, ठीक है। सभी ने वाइट गाउन देखकर पहचान लिया कि ये पीपी किट है, ये पीपी किट है, ठीक है। लेकिन पीपी किट इससे भी पहले यानी कि हमारी नर्सिंग में शुरुआत से ही इस्तेमाल होता आया है एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के तौर पे, ठीक है। तो हमें पीपी वेयर करना है, ठीक है, यानी पहनना है। नेक्स्ट, फॉर स्पिल इन स्मॉल क्वांटिटी, फॉर स्मॉल स्पिल लेस देन 30 ml, यानी गैस करना है आपको कि भी कितना हो सकता है स्कैटर, ठीक है। जैसे हम पीपीएच के अंदर गैस करते हैं 500 ml, 1000 ml, 1500 ml ऐसे, ठीक है। उसी तरीके से हमें यहाँ पे गैस कर लेना है कि भी इतना आपके वहाँ पे स्पिल हो रखा होता है, या फिर एक पर्टिकुलर अमाउंट जो आपके हाथ में लिक्विड की है या फिर जो आपने कैरी कर रखा होता है, अगर वो गिर चुका है तो आपको पता होता है कि आपके हाथ में पहले से ही वो लिक्विड है या जो भी ड्रेन्ड पर्टिकुलर लिक्विड सब्सटेंस था वो इतने अमाउंट का था, तो आप उससे करेक्ट फिगर फाइंड आउट गैस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, लेस देन 30 ml है तो अप्लाई डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन। अब आपको वहां पे डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन के तौर पे 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड इस्तेमाल करना है ऑन उस स्पिल के ऊपर एंड अराउंड द ब्लड स्पिल, और जो भी आपका जो ब्लड स्कैटर्ड फैल चुका है, स्पिल हो चुका है, उसके अराउंड, ठीक है, ऊपर और सराउंडिंग में, ठीक है, यानी कवर करना है उस मतलब ब्लड के स्कैटर्ड वाली सिचुएशन के अंदर, उस एरिया के अंदर, ठीक है। लीव इट फॉर 30 मिनट्स, इसको अब आधे घंटे के अंदर, आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आधे घंटे बाद में फिर आपको नेक्स्ट है फॉर मतलब उसी तरीके से डिस्पोज करना होता है। जैसे स्मॉल अमाउंट है तो स्मॉल अमाउंट को कैसे करना है ये हम आगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर डिस्कस करेंगे। अब फॉर लार्ज स्पिल, अब अगर ज्यादा क्वांटिटी के अंदर आपका ब्लड का स्पिल हो रखा है मोर देन 30 ml, ठीक है, तो क्या करना है, कंटेन स्पिल बाय कवरिंग विद अब्जॉर्बेंट बैग मैटर, ठीक, मटेरियल और पेपर। जैसा कि अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि अब्जॉर्बेंट सॉकिंग पेपर्स हम यूज करते हैं, ठीक है, यानी उस जगह पे मैं सबसे पहले तो वो डालना है, ठीक है, क्या वहाँ पे सोकिंग पेपर्स, एंड फिर उसके बाद में कंटामिनेटेड मटेरियल इन अ येलो बैग, अप्लाई डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड फॉर 30 मिनट्स। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सोकिंग पेपर्स को उन जो स्पिल है उस स्पिल के एरिया के ऊपर आपको डालना है, कवर करना है, ठीक है। जैसे ही सोक हो तो आपको विद डिवाइस, ठीक है, हैंडलिंग डिवाइस, आपको प्रॉपर वे के अंदर उसे इकट्ठा करके, यानी सोकिंग पेपर्स को उस सोकिंग पेपर्स को येलो बायोमेडिकल वेस्ट बैग के अंदर डिस्पोज करना है। फिर उसके बाद में वहीं पर आपको 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड डालना है, जैसे आपने ऊपर देखा, सबसे पहले ब्लड स्पिल और उसके सराउंडिंग पे, ठीक है, उस एरिया के ऊपर, और उसे भी 30 मिनट्स के लिए छोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब अगर आप कैजुअलिटी में काम कर रहे हो, ठीक है, या फिर ऐसे वार्ड में, ऐसे बिजी वार्ड में काम कर रहे हो, लाइक मेडिसिन, सर्जरी, लेबर रूम, ठीक है, मैटरनिटी वार्ड, ठीक है, जहाँ पे कि पेशेंट्स है ऑन गोइंग चलते रहते हैं, मीन्स पेशेंट का एडमिशन डिस्चार्ज, ठीक है, होता रहता है, ठीक है, यानी कि आपको और पेशेंट के विजिटर्स को मतलब ज़्यादा समय तक के लिए उस एक पर्टिकुलर एरिया में कंटेन करके रखना, ठीक है, पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, यानी कि बिजी शेड्यूल के चलते, यानी टास्क के चलते, प्रोसीजर्स के चलते आपको वॉक तो करना ही होगा डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पर ये क्राइटेरिया थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, ठीक है, जो 30 मिनट्स छोड़ देने का यहाँ पे हमने ऊपर और डिस्कशन किया इस पॉइंट के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे इन अ वेरी बिजी एरिया मिनिमम कॉन्टेक्ट टाइम किसका, स्पिल के साथ में हाइपोक्लोराइड का, 1% हाइपोक्लोराइड का ब्लड के साथ में जो कांटेक्ट है, ठीक है, यानी ट्रीटमेंट है, वहां पे उसका टाइम पीरियड 2 to 5 मिनट्स, यानी मिनिमम 2 मिनट्स,
मैक्सिमम 5 मिनट्स, ठीक है। जो अपन ऊपर 30 मिनट्स डिस्कस कर रहे थे उसको फ्लेक्सिबल करते हुए यहाँ पे 5 मिनट्स मैक्सिमम टाइम लिमिट रखी गई है। नेक्स्ट है फिर डिस्पोज द अब्जॉर्बेंट मटेरियल इन अ येलो बैग, येलो बैग के अंदर उसे डिस्पोज कर देना है, ठीक है। जो भी अब्जॉर्बेंट मटेरियल है, ठीक है, अब आपने वहां पे डाल दिया, ठीक है। अब अगेन एक तो आपने पहले इस्तेमाल किया अब्जॉर्बेंट पेपर, ठीक है, सोक करने के लिए, फिर उसके बाद में आपने स्पिल वहां पे डाला, स्पिल के ऊपर हाइपोक्लोराइड डाला है, और फिर उसके ऊपर आपने अगेन आपने अगर सोकिंग पेपर डाल दिया है तो उसको भी आपको उस मटेरियल को वहां पे अब्जॉर्बेंट को वहां पे इकट्ठा करके विद ग्लव्ड हैंड्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा, विद ग्लव्ड हैंड्स एंड हैंडलिंग इक्विपमेंट आपको उसे येलो बायोमेडिकल वेस्ट बैग के अंदर डिस्पोज करना है, ठीक है, डिस्कार्ड करना है। नेक्स्ट है क्लीन द एरिया विद सोप एंड वाटर, लिक्विड सोप एंड वाटर, ठीक है। जो हमारे हॉस्पिटल का एसके डिपार्टमेंट है यानी सफाई कर्मचारी डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो फिर उस एरिया को वहां पे सोप एंड वाटर को आपको असिस्ट करने के लिए होते हैं, ठीक है। वो सोप एंड लिक्विड सोप एंड वाटर के साथ में उस एरिया को प्रॉपर वे के अंदर मॉप करेंगे एंड उसे ड्राई करने के लिए प्रॉपर वे के अंदर आगे प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट है रिमूव द पीपीई एंड डिस्पोज इट इन अप्रोप्रिएट वेस्ट बैग्स। अब जैसे कि पीपीई के डनिंग एंड डॉफिंग, ठीक है, इसका भी पर्टिकुलर हमारे एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, इन अ साइंटिफिक एंड स्टेप डिसिप्लिन वे के अंदर, ठीक है, और वो भी विद प्रॉपर रेशनल होता है कि किसको पहले पहनना है, किसको बाद में पहनना है, किसको पहले डिस्कार्ड करना है और किस तरीके से डिस्कार्ड करना है। ये सब स्टेप्स हम डनिंग एंड डफी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, लेटर ऑन हम वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमें अप्रोप्रिएट वेस्ट बैग्स के अंदर उनसे प्रॉपरली डिस्कार्ड करना है, ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है कि ग्लव्स किस में डालना है, रेड में डालना है, ठीक है, हमें मास्क किस में डालना है, येलो वेस्ट बैग में डालना है, ठीक है। इसी तरीके से पूरा का पूरा जो पीपी का अलग अलग पार्ट है, हेड कैप हो गया, गाउन हो गया, ग्लव्स हो गया, शू कवर हो गया, डिस्पोजेबल गाउन हो गया, चाहे उसे जैसे उसका डिस्पोजेबल गाउन को हम रेड में डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अप्रोप्रिएट वेस्ट बैग्स के अंदर उन्हें एलिमिनेट करते हुए डिस्पोज करना है, राइट। नेक्स्ट है वॉश हैंड्स इमीडिएटली विद सोप एंड रनिंग वाटर। अब हमें सोप एंड वाटर, रनिंग वाटर के साथ में अपने हैंड वॉश कर लेना है। जैसा कि हमें पता है कि हैंड वॉश के लिए मिनिमम टाइम पीरियड जो जनरली होता है वो 50 to 60 सेकेंड्स होता है, यानी अप टू 60 सेकेंड्स या 1 मिनट अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है। नेक्स्ट है रिपोर्ट द स्पिल इन इंसिडेंट रिपोर्टिंग रजिस्टर। अब जैसा कि मैं शुरुआत से बताता आया हूं कि हम कोई भी नर्सिंग का प्रोसीजर करते हैं तो उसे हमें हमारा जो रिकॉर्ड होता है या फिर हमारे जो नर्सिंग नोट्स होते हैं उसके अंदर डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंटेशन की बदौलत ही आप नेक्स्ट जो भी इस तरह का कोई इवेंट है उससे बच सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट फिर आपको अपने जो साथी स्टाफ नेक्स्ट शिफ्ट में ड्यूटी पे जो आते हैं उनको भी आप अवेयर कर सकते हो इस बारे में कि ऐसा इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा ये जो आपके सीनियर्स होते हैं, लाइक आपके जो ड्यूटी इंचार्ज होते हैं या फिर आपके डिपार्टमेंट के इंचार्ज है, उनको भी ये इस बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी कि डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो उस इंसिडेंट की एक प्रॉपर वे के अंदर डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू जानकारी हम आगे भेज सकते हैं, ठीक है। उन तक भी बात वहाँ पे पहुँच जाती है, कम्युनिकेट हो जाती है थ्रू डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट इस तरीके से हम किसी भी तरह का मतलब जो एक साइंटिफिक वे के अंदर जो डिस्पोज करने का मैनेजमेंट होता है स्पिल का, वो जानकारी हम अपने साथियों के साथ में भी शेयर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि इस तरह की मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी हमारी स्टेप्स हमने लिए हैं, किस समय पे हुआ था, कितना हुआ था, ये जानकारी शेयर करने से हम उस चीज़ को नेक्स्ट टाइम होने से अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि हम जब इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि भी ऐसा डिपार्टमेंट के अंदर, जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए कि भी मेडिकल वार्ड के अंदर बेड नंबर 1 से 4 के बीच में ब्लड गिर गया है, तो उसको आपने किस तरीके से डिस्पोज किया है, ठीक है, आपने किस तरीके से उस इवेंट को, उस सिचुएशन को, आपने उस इंसिडेंट को किस तरीके से हैंडल किया, आपने वहां पे क्या अप्रोप्रिएट एक्शन लिए, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शंस जैसे हम पढ़ते, आपने वहां पे क्या लिए, तो ये चीज आप वहां पे अपने कलीग्स के साथ में शेयर करके उन चीजों को आगे किस तरीके से और भी इफेक्टिव वे में किया जा सकता है, ठीक है। इफेक्टिव वे में यहाँ पे इन सेंस कि भी आपको वहां पे इक्विपमेंट है एनी टाइम रेडी रखना होता है, इस चीज के बारे में हम अवेयर कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं, टेली कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम यहाँ पे 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे तैयार करना है। इसके अलावा हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्पिल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस देख लेते हैं। यस, तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, whenever we find such situation like spill management, okay, or spill scattered, okay, we have to manage this situation as possible as and as early as in an effective way। तो हमें यहाँ पे क्या क्या स्टेप फॉलो करने स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के अंदर वी विल डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल, परफॉर्म हैंड हाइजीन बिफोर एंड आफ्टर एवरी पेशेंट कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब आपको जैसे मैंने अभी बताया है कि हम हमारे नर्सिंग प्रोसीजर में हर प्रोसीजर से पहले और बाद में हैंड वॉश तो करते ही है, ठीक है, टू फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, कंटामिनेशन को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, पेशेंट को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाने के लिए, ठीक है। तो अब अगर पेशेंट के आसपास के बेड सराउंडिंग में, ठीक है, अगर कहीं पर स्पिल स्कैटर्ड है तो वह वहाँ हमें कैसे मैनेज करना है, वहाँ पे हैंड हाइजीन तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो करनी है, ये चीज़ का हमें मस्ट ध्यान रखना अनिवार्य है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लीन एंड रीप्रोसेस शेयर्ड पेशेंट इक्विपमेंट। अब आप देखिए कि यहाँ पे हमें जो हम पेशेंट के लिए, ठीक है, जो भी हम इक्विपमेंट्स यूज़ में लेते हैं क्लीन करने के लिए, ठीक है, और हम जो भी पेशेंट की केयर के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हम जैसे अब स्कैटर्ड हुआ है स्पिल, तो साथ साथ में पेशेंट के अगर बेड के पास में हुआ है, ठीक है, और पेशेंट को हमें केयर प्रोवाइड करनी है, ठीक है, लाइक फ्लोर पे ब्लड गिर गया, ठीक है, तो अब ब्लड्स के जो स्पिल है, ठीक है, ठीक है, यानी कि जो भी ड्रॉप्स है आसपास कहीं फैली होगी सराउंडिंग के अंदर, ठीक है, लाइक बेड पे, ठीक है, यानी कॉट पलंग पे लग गई होगी, ठीक है, बेड ओवर टेबल के ऊपर लग गई होगी, यानी जो नीचे की तरफ पायतान होते हैं उनके वहाँ पे लग गई होगी, तो उन्हें हमें क्लीन करवाना है, ठीक है, एंड वापस से उसे शेयर करना है, यानी शेयर करने लायक सिचुएशन में लेके आना है, यूज़ करने लायक सिचुएशन में लेके आना है कि वो जो पलंग है जिसे हम कॉट बोलते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जब हम मैट्रेस डाल देते तो वो बेड हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्लीन करवाना है प्रॉपर वे में, उसे यूज़ में लाने लायक बनाना है, और बेड ओवर टेबल हो गया तो उसे यूज़ में लाने लायक बनाना है, ठीक है, यानी कि उसे उस एरिया से पहले हटाना है, ठीक है, उसे क्लीन करना है, डिसइंफेक्ट करना है एंड अगेन शेयर करने लायक बनाना है, ठीक है। अब वो चाहे हम हमारे स्टेथ को ले, थर्मामीटर को ले, तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स का एग्जांपल हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट व्हेन रिस्क ऑफ बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर। जब भी ऐसा कोई बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, जैसा कि अभी हमने स्पिल मैनेजमेंट में डिस्कस किया, तो वहां पे हमें पहनना ही है टू प्रोटेक्ट सेल्फ एंड अदर्स, राइट। नेक्स्ट है फॉलो रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड कफ एटिकेट। यहाँ पे ये चीज तो बहुत जरूरी है। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो, यानी स्पिल ऐसा कुछ हो गया, जैसे कि अभी मैंने कहा कि लिक्विड कोई भी हो, चाहे वो ब्लड हो, ब्लड के अलावा ऐसा कोई भी लिक्विड सब्सटेंस है जो स्कैटर्ड हो गया है, बिखर गया है, ठीक है, और जो कि बहुत इरिटेटिंग भी है, जिसकी स्मेल बहुत इरिटेटिंग है, या फिर वो अडोरस है, यानी बहुत ही दुर्गंध बदबू है, ठीक है, तो वो अगर हमारी गंध अगर हमारे क्या कहते हैं, जैसे कि हम फॉर्मेलिटीहाइड फॉर्मेलिन से हम फ्यूमिगेट करते हैं, बहुत ही बर्निंग सेंसेशन होती है हमारी आईज, नोज,
ईयर्स, मतलब बहुत ही इरिटेट करती है, ठीक है। तो उस वक्त भी हमें पीपी वगैरह पहनना पड़ता है। तो वो ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसा अगर कोई सब्सटेंस जो कि बर्निंग एंड इरिटेटिंग स्मेल वाला है, ठीक है, एंड सब्सटेंस ऐसी प्रॉपर्टी वाला यानी गुण वाला है, तो उस कंडीशन में हमें सबसे पहले तो हमारा रेस्पिरेटरी हाइजीन जो कि हम मास्क से मेंटेन कर सकते हैं। मास्क, एक तो मास्क N95 एंड गोगल्स, ठीक है, एंड हेड कैप, ठीक है, एंड लेटर ऑन जो अदर है ग्लव्स एंड पीपी वगैरह, ठीक है। तो वो तो हमारे दूसरे पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स को सेव करने के लिए। तो मेनली हमें एक तो गोगल और मास्क इसे पहनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड कफ एटिकेट भी हमें पता होना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में हमें उस एरिया के अंदर, उस कंटामिनेटेड एरिया के अंदर हमें और ज़्यादा खासकर यानी कफ रिफ्लेक्स के थ्रू एक तो इन्फेक्शन जो वहाँ पे ऑलरेडी है उसको और ज़्यादा इनहेल करने लायक सिचुएशन में नहीं आना है, ठीक है। यानी कि हम कफ करेंगे तो कफ रिफ्लेक्स के अंदर ऑटोमेटिकली वहां से अडारस स्मेल के साथ में इन्फेक्शन का कोई भी सोर्स है इनहेल होकर हमारे बॉडी के अंदर ट्रेकिया के थ्रू इनहेल एंटर करके इन्फेक्शियस सब्सटेंस जो है इन्फेक्शन की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, राइट। तो हमें हमेशा, जैसे कि हम देखते हैं कि हमें बताया जाता है कि जब भी आपको छींक आए या खांस आए, ठीक है, तो आप साइड में माउथ करके ऐसे खांसे, या फिर जैसे कि छींक आ रही है तो आप ऐसे ठीक ऐसे इस तरीके से करें, ठीक है ना। यानी कि अपनी एल्बो को ऐसे पूरा टर्न करके और अपने नाक को यहाँ इस तरीके से कोने में, मतलब यहाँ पे लाके इस तरीके से आप छींके, ताकि वहाँ पे इन्फेक्शन के भी चांसेस आपको नहीं रहे और ये प्रॉपर वे के अंदर आपको कोई रिफ्लेक्स है तो आप रिस्पॉन्ड कर सके, ठीक है। नेक्स्ट, यूज एंड डिस्पोज ऑफ शार्प्स सेफली। अब अगर आपने कोई शार्प इक्विपमेंट यूज में लिया है, शार्प मटेरियल आपने यूज में लिया है, ठीक है, तो आपको उसे यूज करने के बाद में उसे प्रॉपर वे में डिस्पोज करना भी जरूरी है, ठीक है। अब जैसे कि आपने ऐसे कोई जैसे कि गिर गया है मरकरी, ठीक है, तो अब आप उसे ऐसे वाइप आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको उसे निडल से एस्पायरेट करके सिरिंज के थ्रू आपको उसे प्रॉपर वे के अंदर एक कंटेनर के अंदर कलेक्ट करके उसे आगे भेजना होता है। तो अब आपने जो निडल है जो यूज में लिया है, उस निडल को आपको, जो निडल का शार्प कंटेनर होता है, ठीक है, शार्प कंटेनर, ठीक है ना, जिसको हमें 2/3 तक फिल करना होता है, जो भी हमारा कंटेनर होता है निडल्स का, उसको हमें 2/3 तक फिल करना होता है, जितनी उसकी अमाउंट, जितना उसका वॉल्यूम होता है, जितनी उसकी कैपेसिटी होती है शार्प कंटेनर की, उसके अंदर हमें निडल को डिस्पोज कर देना, या जो भी शार्प इक्विपमेंट है लाइक स्कैल्पल, ब्लेड है, ठीक है, तो वो वहाँ पे हमें प्रॉपर वे के अंदर सेफली डिस्पोज करना है। नेक्स्ट है असेप्टिक टेक्निक। असेप्सिस का मतलब पता ही है आपको, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, वो हमें वहाँ पे रखना है, असेप्टिक टेक्निक फॉलो करनी है, ताकि हमें भी इन्फेक्शन नहीं हो और दूसरों को भी इन्फेक्शन नहीं हो और किसी भी तरह की इंजरी नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट है परफॉर्म रूटीन एनवायरमेंटल क्लीनिंग। रूटीन एनवायरमेंटल क्लीनिंग यानी कि वही है, हर शिफ्ट के अंदर हम जब भी ड्यूटी करते हैं तो हम प्रॉपर वे के अंदर, चाहे मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, नाइट हो, मॉपिंग होती है, मॉपिंग के अलावा डस्टिंग होती है, ठीक है, एंड जब भी है ना, मतलब वार्ड लेस बिजी होता है तो वॉशिंग भी होती है पूरे डिपार्टमेंट की। तो ये सब चीज़ें एनवायरमेंटल क्लीनिंग के अंदर आती है। नेक्स्ट है हैंडल एंड डिस्पोज ऑफ वेस्ट एंड यूज्ड लिनन सेफली। अब जैसे कि अब मैंने कहा है कि स्पिल है, जरूरी नहीं कि वो फ्लोर पर ही गिरे, अगर कहीं पे किसी बेड पे लिनन के ऊपर भी अगर गिर गया है तो उसे भी उसी तरीके से मैनेज करना है जैसे आपने फ्लोर पे स्पिल को मैनेज किया है। तो वो जो यूज्ड लिनन होगी, ठीक है, जो मतलब अब गंदी हो चुकी लिनन है यानी कि बेडशीट है, उसको आपको ग्लव्ड हैंड से कलेक्ट करके आपको येलो बैग या फिर जो लिनन बैग, जैसे हम हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर वार्ड के अंदर, हर आईसीयू के अंदर एक लिनन बैग होता है, उसमें आपको डाल देना है, ठीक है। लेकिन वो लिनन बैग कैसा होना चाहिए, येलो बायोमेडिकल वेस्ट बैग से कवर्ड होना चाहिए, उसके अंदर आपको सेफली थ्रो करना है यानी डाल देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जैसे कि कहा था 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है, उसको कैसे प्रिपेयर करना है इसका भी हम ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, सोडियम हाइपोक्लोराइड 1%, ठीक है, कैसे प्रिपेयर करना, हाउ टू प्रिपेयर 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम 1% भी प्रिपेयर करना देख सकते हैं और 5% भी और 0.5% भी, मतलब आपकी सुविधा के लिए और आपको कंडीशन के हिसाब से जैसा भी सॉल्यूशन प्रिपेयर करने का
कहा जाए, इंस्ट्रक्ट किया जाए, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सके। आपको उस कंडीशन में कैसे प्रिपेयर करना है, देयर इज़ नो नीड टू वरी, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आपके कंफर्ट लेवल के हिसाब से इजीली एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप समझ सके और अपने वर्किंग एरिया में उसे यूज में लाने लायक बना सके। ठीक है, सॉरी, 5% सोडियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, अब इससे आपको 1% हाइपोक्लोराइट बनाना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है 1 लीटर वाटर इज इक्वल टू 1000 ml। ओके, अब 1000 ml को डिवाइड करना है हमें किससे, 5% के 5 से। ओके, इनटू मल्टीप्लाई करना है हमें कितना प्रिपेयर करना है, कितनी कंसंट्रेशन का सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, 1%, मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 200 ml, यानी 200 ml हमें 5% चाहिए। अब 1000 ml वाटर में से 200 ml को इसको हमने माइनस किया, डिडक्ट किया, तो हमें 800 ml क्या चाहिए, H2O फॉर डाइल्यूटिंग इट्स कंसंट्रेशन। ओके, तो 800 ml हमें क्या चाहिए, पानी, 200 ml क्या चाहिए हमें, 5% हाइपोक्लोराइट, और उन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या प्रिपेयर होगा, 1000 ml या 1 लीटर 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन, जो कि हमें स्पिल मैनेजमेंट के लिए चाहिए होता है। अब अगर स्पिल मैनेजमेंट के अलावा अदर क्लीनिंग पर्पस से भी देखें, तो अब आप अगर आपको कोई कहे कि 10% सोडियम हाइपोक्लोराइट है, उससे आप 5% प्रिपेयर कीजिए, जैसे कि लैब्स के अंदर, ठीक है, और अदर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट्स के अंदर, आईसीयूज के अंदर, ओटी के अंदर, या कहीं पर भी हॉस्पिटल के किसी भी वर्किंग एरिया के अंदर अगर आपको कहा जाए, ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइट के किसी भी कंसंट्रेशन को प्रिपेयर करने का, तो आप इस फॉर्मूला से अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, 10% से आपको 5% प्रिपेयर करना है, 1 लीटर H2O 1000 ml, 1000 को डिवाइड किया 10 से, कितनी रिक्वायर्ड है आपको, 5% की रिक्वायरमेंट है, 500 ml आया। ठीक है, क्या इसका वॉल्यूम, 1000 ml वाटर में से 500 ml हमने इसको डिडक्ट किया। ठीक है, तो 500 ml H2O आपको चाहिए डाइल्यूट करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे 500 ml आपको पानी चाहिए, H2O, 500 ml आपको 10% सोडियम हाइपोक्लोराइट चाहिए, और इस तरीके से प्रिपेयर्ड होगा न्यू कंसंट्रेशन के साथ में 1000 ml 5% सोडियम हाइपोक्लोराइट। वही अगर कह दिया जाए, ठीक है, फॉर लेस वर्किंग एरिया, या फिर जहाँ पे आवाजाही कम हो, उस एरिया के अगर कोई क्लीनिंग पर्पस से अगर आपको कहा जाए कि भाई 3% सोडियम हाइपोक्लोराइट से, ठीक है, अब 3% की भी सप्लाई आती है, तो उससे आपको 0.5% सोडियम हाइपोक्लोराइट का सॉल्यूशन बनाना है। तो ध्यान रखिएगा, देखिए पहले मैं बता देता हूँ, अगर एसओ हाइपो ऐसा लिखा है ना, तो इसका फुल फॉर्म है सोडियम हाइपोक्लोराइट, यहाँ पे शॉर्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। ठीक है, हाँ, तो 1000 ml को डिवाइड करना है 3 से, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 0.5 से, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट यही है, तो 166.6 ml इसकी रिजल्ट आता है। ठीक है, अब इसकी रिक्वायरमेंट आती है 3% की। ठीक है, अब 0.6 को तो आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1000 ml में से 166 को आप जब डिडक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में 834 ml आपको क्या चाहिए, पानी चाहिए फॉर डाइल्यूटिंग इट्स कंसंट्रेशन। तो 830 ml वाटर, 166 ml 3% सोडियम हाइपोक्लोराइट, तो कितना प्रिपेयर्ड हो जाएगा, 1000 ml 0.5% सोडियम हाइपोक्लोराइट। तो आप देख सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस तरीके से हम जो 1% हाइपोक्लोराइट है, 5% हो, चाहे 0.5 को कहे, ठीक है, तो जिस तरीके का भी कंसंट्रेशन को आपको प्रिपेयर करने का कहा जाए, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और इस फॉर्मूला से इजीली कर सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट, हाँ, अब दो क्वेश्चन जो मुझे मतलब अच्छे से याद थे। ठीक है, जैसा कि मैं आपको अब आगे भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि दो क्वेश्चन जो लेटेस्ट का अभी जो लास्ट ईयर का नॉर्सेट 2022 है, उसके अंदर जो पूछे गए क्वेश्चन है, जो आपको नेक्स्ट टाइम इससे कोरिलेट, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि करंट अफेयर्स, जीके के ऊपर आप जितना ज़्यादा फ्री टाइम के अंदर प्रिपरेशन और तैयारी के ऊपर जोर देंगे, तो आपका करंट अफेयर्स ऑटोमेटिकली हंसते खेलते बहुत ही ईजिली तैयार हो जाएगा और आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो ऐसे ही दो क्वेश्चन है जो मुझे याद है पूछे गए थे लास्ट ईयर 2022 नॉर्सेट के अंदर, कि प्रेजेंट और 50th CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, तो उस समय जो
थे, अभी तो प्रेजेंट के अंदर धनंजय वाई चंद्रचूड़ यानी डी वाई चंद्रचूड़, ये हमारे सीजीआई, यानी कि अगर जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट्स कोई भी ले लो आप, एसजीपीजीआई ले लो, आरएमएल लखनऊ ले लो, उसके अंदर ऐसे कोई भी करंट अफेयर्स ऐसे ही मिलते जुलते आते हैं, तो आप करंट अफेयर्स में इसी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। चाहे वो किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो, हमारे देश के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर कोई हेड हो, कि भी प्रेजेंट के अंदर हमारे सीडीएस कौन है, प्रेजेंट के अंदर हमारे नीति आयोग अध्यक्ष कौन है ना, प्रेजेंट के अंदर पर्टिकुलर उस स्पोर्ट्स इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन कहाँ हुआ है, ठीक है, ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ कोई इवेंट, तो ऐसे आप बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी यानी कि वर्ल्ड कप जो है, हॉकी वर्ल्ड कप, वो कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है, ओडिशा के भुवनेश्वर सिटी एंड राउरकेला में हो रहा है। तो इस तरीके से आपको ये करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसी में से ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ऐसा ही कोई मिलता जुलता क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बी अलर्ट एंड अवेयर, ओके। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंगल यूज प्लास्टिक इंडिया में कब बैन किया गया था, तो तारीख है 1 जुलाई 2022, ठीक है। ये वन लाइनर क्वेश्चन और सीधा पिन पॉइंट शार्प ऑन द गोल, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो आपको ये से फ्री के अंदर, मतलब सिर्फ आपको एक डेटा याद रखना है और आपको एक नंबर, एक मार्क 500,000 कैंडिडेट से कितना आगे ले जाता है, ये इंपॉर्टेंस आपको उस वक्त वहां पता चलती है। तो ये इस तरीके से आज हमने स्पिल मैनेजमेंट का डिस्कशन किया है। तो हाँ, अब अदर देन दिस वीडियो, कि आपको ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे एंड इसके अलावा मैं आपको जितना भी स्टडी मटेरियल शेयर करता हूँ, ऐसे नहीं है कि भी आपको ऐसे ही मतलब एक्सप्लेन करना, मतलब ऐसे ही नहीं, आपको जो भी चीज़ एक्सप्लेन करूंगा डेफिनेटली विद फुल कंसिस्टेंसी एंड कमिटमेंट के साथ में मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए हूँ। क्यों? क्योंकि इस चैनल का मेन पर्पज़ ही यही है कि भी जो स्टूडेंट्स है, देखिए पढ़ते हैं सभी है, ठीक है। अब ऐसे नहीं है कि भी कोई नहीं पढ़ता होगा, ठीक है। सभी ने अपने प्रोफेशनल एजुकेशन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ली होगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे के अंदर, यानी कि घर पे बैठ के या आपको कोरेस्पोंडेंस कोर्स के थ्रू, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन है, वो आप कैसे करते हो, ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको चाहिए होती है एक प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप किसी कोचिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट रहे, अदर देन कोचिंग भी अगर आपको कोई गाइड करने वाला, अगर ऐसा कोई बंदा है, ठीक है, आप कोचिंग के अंदर भी अगर ऐसे कोई गाइडेंस लेते, तो वो कोई अगर एक्सपीरियंस बंदा, अगर आपको कोई जिसको नॉलेज है उस पर्टिकुलर फील्ड की और उस चीज़ के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दे, सिलेक्शन दे देंगे, सिलेक्शन दे देंगे, नहीं, सिलेक्शन ऐसे नहीं मिलते हैं। अगर सिर्फ कोचिंग से ही सिलेक्शन मिल जाता तो पूरी दुनिया का सिलेक्शन नहीं हो जाता। मैं यहाँ पे डिमोरलाइज या डिमोटिवेट करने वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, आपको रियलिटी बताता हूँ, ग्राउंड लेवल रियलिटी, कि आपने जितना भी पढ़ा है, ठीक है, चाहे आपने डिप्लोमा किया हो, चाहे आपने नर्सिंग की डिग्री ली हो, पोस्ट बेसिक किया हो, या मास्टर्स की हो नर्सिंग में, या पीएचडी होल्डर हो, आपने जो चीज़ आपने प्रोफेशनल एजुकेशन में ली, दैट्स गुड, लेकिन उसके बाद में डेडिकेशन तो आप ही को देना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक्स हमें पता है कौन सी पढ़नी है, कॉम्पिटिटिव बुक्स हमें पता है कौन सी पढ़नी है, ठीक है। गाइड्स को किस तरीके से पढ़ना है वो भी मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया एंड आगे भी बताता रहूँगा, ठीक है। एंड मैं खुद भी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही है ना, मतलब सिर्फ कोई स्टडी मटेरियल या कोई प्रोसीजर है आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर दिया, नहीं, ये चीज़ें मैंने खुद अपने वर्किंग एरिया के अंदर की है, और वर्किंग एरिया के अंदर ये चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल होती है और वही उसी तरीके से फॉलो की जाती है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो डेफिनेटली वो चीज़ एक्सपीरियंस के बेस पे होती है, एंड डेफिनेटली थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के दोनों के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए होती है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी होती है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई का एक ही मोटिव नहीं होना चाहिए कि हाँ यार हमने ये पर्टिकुलर ये इतना टाइम में पढ़ लिया और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। रटने से और सिर्फ ऐसे एक फटाफट रैपिड वे के अंदर निकाल देने से कुछ नहीं होता है। आपका एक डेडिकेशन होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, ठीक है ना, एक कर्तव्य निष्ठा और एक मतलब हिंदी में और अगर कहे तो समर्पण की भावना होनी चाहिए कि हाँ हमें हमारी जॉब के अंदर जाना है, इस फील्ड के अंदर जाना है, तो इस पर्पज से हमें ये स्टडी करनी है। आपको एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त सोच, ठीक है, आपको एक डेवलप करनी पड़ेगी कि हाउ विल वी वर्क, हम ऐसे एनवायरनमेंट में कैसे काम करेंगे,
ठीक है, आपको ऐसा सोचना होगा कि आप ही वहीं पे अपॉइंटेड हो, आपको ये वहाँ पे ना डिप्लॉयड हो उस पर्टिकुलर वर्किंग एरिया में, और आपको वहाँ पे वो ड्यूटी उस एरिया के अंदर करनी है, तभी आप उस चीज़ को कर पाएंगे। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस ऐसे ही जनरेट होगा। मैं खुद, ये शो ऑफ की बात नहीं है, मैंने खुद ऑल ओवर इंडिया के अंदर 16 एग्जाम्स क्लियर किए। तो ये सिर्फ मैंने ये सोच के नहीं किए थे कि मुझे सिर्फ ये अपना एक फिगर बनाना है, नहीं, ये सोचकर कि मुझे उस अपॉर्चुनिटी को अगर वहाँ पे कहीं पे सिलेक्ट हुआ तो वहाँ पे उस जगह पे अगर मेरा नहीं बैठा है तो मुझे उस जगह से दूसरी जगह जाना है। तो वहाँ पे अभी जैसे कि पता है कि एम्स के अंदर ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है, तो यू आर फोर्स्ड, आपको मतलब मजबूरन उस कंडीशन में एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, आपको अगेन ट्राई करना पड़ेगा। तो आपको दूसरी कोई नर्सिंग रिक्रूटमेंट है उसके अंदर अप्लाई करोगे, तो उसके बेसिस पे आपको पता चलता है कि मैंने जो पढ़ना है वो मेरे को खुद को पता है कि कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। ठीक है, और मैंने कोई कोचिंग वोचिंग नहीं की है, और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कोचिंग गलत है। ठीक है, कोचिंग सिस्टम इज़ वेरी गुड, लेकिन कोचिंग हमेशा, मैं हमेशा कहता हूँ, कोचिंग एक एक्सटर्नल सपोर्ट है, और ये एक्सटर्नल सपोर्ट उसके लिए होता है जो खुद के सेल्फ के मैक्सिमम से मैक्सिमम और इन अ प्रॉपर वे, गोल ओरिएंटेड वे के अंदर अगर वो एफर्ट लगा रहा है और फिर भी वो उसे गोल अचीव नहीं हो पा रहा है, तो फिर उसे एक एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और मैं इसी पर्पस के साथ मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा पर्पस यही है कि जो चीज़ मैंने सेल्फ स्टडी से हासिल की है और जो सेल्फ स्टडी से मैं चीज़ गेन कर रहा हूँ और गेन कर चुका हूँ, वो चीज़ मैं दूसरों को अच्छे और प्रॉपर वे के अंदर एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, कोचिंग की ज़रूरत होना होती है, एक एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत होना होती है, जिन्हें अपने एक गोल को अचीव करने के लिए एक एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, एक कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है, सहयोग की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से वो आपको चाहिए होता है सपोर्ट बाहर से। ठीक है, कहते हैं गोल को चेंज मत करो अगर गोल अचीव नहीं होता है, गोल को अचीव करने के लिए जो आपका वे है उस वे को चेंज करो कि भी आप दूसरे वे से जा सकते हो उस गोल तक या नहीं जा सकते। यानी कि अगर प्लान ए सक्सेसफुल नहीं हो तो प्लान बी सक्सेसफुल हो सकता है। आपको प्लान बी अडेप्ट करना है, एक्सेप्ट करना है और उसी के अकॉर्डिंग प्रोसीड करना है। राइट, तो ये था आज का स्किल मैनेजमेंट का वीडियो जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपके साथ में शेयर किए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। और यस, इन द लास्ट ऑफ वीडियो वही बात जो हमेशा कहता हूँ, लाइक करें ताकि दूसरों को भी आगे से आगे इस चीज़ को और अच्छे तरीके से समझने में दिक्कत नहीं हो और वो अच्छे से समझ सके। ठीक है, और हमें भी मोटिवेशन मिले इस चीज़ के लिए कि हमें डेफिनेटली दूसरों के लिए और भी अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। शेयर करें ताकि दूसरे जो जितने भी कैंडिडेट्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले जो हमारे एग्जामिनीज है, ठीक है, हमारे कलीग्स है, जिनको एक प्रॉपर कलीग, मैं आप लोगों में से ही एक हूँ, तो मतलब एक अच्छे कलीग के तौर पे आपको क्या मैं अपना नॉलेज शेयर कर सकता हूँ प्रैक्टिकल एंड थ्योरी का, वो उस पर्पस से ये चैनल का एक मोटो है। ठीक है, तो वो आप उन लोगों की हेल्प कर सकते हो जिन्हें गाइडेंस की ज़रूरत होती है। एंड सब्सक्राइब करें जिससे हमारा एनर्जी लेवल एंड हमें और भी अच्छा वर्क करने का बूस्टर मिले। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।